गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, आज अपने बात करेंगे इंडियन लॉजिकल सिस्टम के अंदर हेतुआवास की। जैसे कि आप सभी को पता है कि हेतुआवास जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इंडियन लॉजिकल सिस्टम में है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमने परिणामा को जाना, देन परिणामा को जानने से हमें ये पता चला कि एक्चुअल में प्रमाण जो है वो क्या है, कि हमारे पास में किसी भी चीज़ को जानने के लिए या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसका वेरिफिकेशन करने के लिए प्रमाण जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमने इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो थे उसमें हमने बेसिकली 9 स्कूल्स की बात की थी, जिसमें 6 जो स्कूल थे वो आपके ऑर्थोडॉक्स थे और 3 जो स्कूल थे वो अनऑर्थोडॉक्स थे। गुड इवनिंग डिम्पल जी, आपको भी। तो वो जो 9 स्कूल थे उनमें प्रमाण जो था वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। और प्रमाण के बेस पे ही हम किसी भी ट्रुथ को वेरिफिकेशन करते थे। किसी कोई ट्रुथ है, कोई आप अपने पास में कोई प्रमाण है, या कह सकते हैं कि कोई चीज़ है या नहीं है, वो किसके थ्रू जानते थे? हम प्रमाण के थ्रू। और प्रमाण में हमने ये जाना था कि 6 प्रमाणा के बाद बात जो है हमने की थी, जिसमें से 4 मुख्य थे और 2 जो थे वो कहीं ना कहीं न्याय सिद्धांत जो था वो 2 उनको मान्य नहीं करता है। बिकॉज 2 जो है उसमें कहीं ना कहीं आपका संशय बना रहता है। और सबसे अधिक अगर महत्वपूर्ण प्रमाण की बात करें तो प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान जो थे वो 2 आपके प्रमाण थे। अगर वो प्रमाण वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले उस क्लास को देख लीजिएगा। वो 2 क्लासेज जो थी उसमें हमने 6 प्रमाण जो थे उनका डिस्कशन करने का अपने प्रयास जो है वो अच्छी तरह से किया था। आज हम बात कर रहे हैं हेतुआभास की। और हेतुआभास जो है वो अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी को देखेंगे या इंडियन फिलोसफी को देखेंगे तो वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर भी क्या है कि जो फैलेसी आती है आपकी, फॉर्मल फैलेसी और इनफॉर्मल फैलेसी जो है वो आती है। वही चीज अगर भारतीय लॉजिकल सिस्टम में देखें तो भारतीय लॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, हेतुआभास उसको कहा जाता है। यानी फैलेसी को भारतीय लॉजिक सिस्टम में क्या कहा जाता है, हेतुआभास कहा जाता है। जबकि आप वही चीज जो है वो वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर देखेंगे तो वहां पे उसको फैलेसी कहा जाता है। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि फैलेसी या हेतुआभास जो है उन दोनों का अर्थ क्या है आपका, कि कहीं ना कहीं आपके पास में संशय जब होता है तब आपको हेतुआभास होता है। और जब आपका संशय होता है तभी आपको क्या होती है, फैलेसी होती है। तो आई होप ये फैलेसी और हेतुआभास जो दोनों एक ही है। फिलोसफी अलग अलग है। वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर फैलेसी कहा जाता है, भारतीय फिलोसफी के अंदर इसको फैलेसी भी कह सकते हैं, हेतुआभास भी कहा जाता है। तो चलिए इस इंडियन लॉजिकल सिस्टम के अंदर हेतुआभास जो है उसको जानने का आज की इस लाइव क्लासेस के अंदर अपने प्रयास करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में हेतुआभास जो है वो आपका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यही जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जिस हेतुआभास की बात कर रहे हैं, जिस फैलसीज की बात कर रहे हैं, वो है क्या। हेतुआभास जो है वो आपका दो शब्द हेतु और आभास। हेतु का मतलब क्या होता है, कोई रीजन, कोई कारण जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका हेतु कहलाता है। इन दोनों से मतलब बना है। आभास का मतलब जो नहीं है वह दिखना, या जो नहीं है वैसा दिखना। यानी हेतु का मतलब है कारण और आभास का मतलब है आपका कि जैसा है वैसा नहीं दिखना, जैसा है वैसा नहीं होना या नहीं दिखना ही क्या है, आपका आभास है। यानी भारतीय न्याय दर्शन यानी तर्कशास्त्र में हेतुआभास उस अवस्था को या उस पोजीशन को कहा जाता है जिसमें वास्तविक हेतु यानी रीजन का अभाव होने पर भी किसी अवास्तविक असत यानी नोट वैलिड रीजन। असद हेतु क्या, सद हेतु कौन सा होता है, पहले तो ये जानिए। सद हेतु मीन्स ट्रुथ, सत ट्रुथ जो आपका रीजन होता है वो सद होता है। और जो असद होता है, असद हेतु, वो क्या होता है, नोट वैलिड रीजन होता है। नोट वैलिड रीजन जो होता है वो असद होता है। यानी भारतीय लॉजिकल सिस्टम के अंदर एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर आपका वास्तविक रीजन जो है वो तो नहीं होता, वास्तविक रीजन नहीं होता, उसका अभाव पाया जाता है। लेकिन अवास्तविक यानी असत यानी नॉट वैलिड रीजन जो है वो आपको क्या लगता है कि वास्तविक जैसा लगता है, जबकि वास्तविक वो नहीं है। ऐसा जो भ्रम होता है, ऐसी जो स्थिति पैदा होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, हेतुआभास कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा आपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। आपको ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है, सद हेतु।
यानी वास्तविक जो क्या है, वास्तविक रीजन तो कौन है, ये वाला है आपका वास्तविक हेतु, तो ये है। असद हेतु कौन है, इसकी परछाई जो है असद है। यानी जब किसी व्यक्ति की परछाई को देखते हैं तो अपने को ये लगता है कि ये भूत है या कोई प्रेत आत्मा है, तो उसके होने का हमें आभास होता है। और यही जो है भारतीय लॉजिक सिस्टम में क्या कहलाता है, आपका हेतुआभास। क्योंकि एक्चुअल रीजन क्या है, व्यक्ति है, लेकिन हमें आभास किसका हो रहा है, हमें भूत का हो रहा है। बिकॉज एक्चुअल जो आपका रीजन है, एक्चुअल जो हेतु है वो क्या है, यहाँ से उसका अभाव पाया जाता है या वास्तव में वो हमें प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसी के कारण हमें कोई भी परछाई दिखाई देती है किसी व्यक्ति की, तब हम क्या मानते हैं, उसको भूत मानते हैं। तो एक्चुअल हेतु जो है वो यहाँ पे अभाव है, और असद हेतु जो है वो पाया गया है, और असद हेतु के कारण ही हमें भूत होने का आभास होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो कोई व्यक्ति है और उसकी परछाई। तो ये जब होता है कि किसी भी चीज को किसी भी रीजन के कारण, किसी वैलिड रीजन के कारण, या वैलिड रीजन का होने के कारण लेकिन वैलिड रीजन का अभाव पाया जाता है, और उस वैलिड रीजन की जगह इनवैलिड रीजन या नॉट वेरी वैलिड रीजन जो आता है, उसका जब हमें दिखाई देता है, वो चीज जो दिखाई देती है नॉट वैलिड रीजन के कारण, वो हम क्या मानते हैं, उसको कोई और चीज मान के बैठ जाते हैं, और वही जो होता है वो हमारा हेतुआभास होता है। आई थिंक आपके ये जो है इसकी परिभाषा जो है वो समझ में आ गई होगी। तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए कि हेतुआभास जो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में हेतुआभास जो है वो क्या है, तो आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि एक्चुअल हेतु जो है उसका अभाव पाया जाता है, और असद हेतु यानी नॉट वैलिड रीजन जो है उसकी उपस्थिति पाई जाती है, और उसकी उपस्थिति के कारण जो एक्चुअल जो रीजन है, एक्चुअल जो वस्तु है, वो हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि कोई और वस्तु कोई हम क्या मान लेते हैं, एक्चुअल वस्तु मान लेते हैं। और इसी कारण हमें आभास होता है, जो दिखता है वो नहीं होता है, यही हमारा हेतुआभास है। आई थिंक हेतुआभास जो है आपके क्लियर हो गया होगा। तो डिम्पल जी एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए कि हेतुआभास जो है वो आपको पता चल गया होगा। ओके। तो हेतुआभास का मतलब यही है कि नॉट वैलिड रीजन जो है वो उसमें पाया जाता है, वैलिड रीजन जो है वो आपका नहीं पाया जाता। तो ठीक है, हेतुआभास या फैलिसीज जो है, फैलिसीज में भी क्या होता है, यही चीज होती है कि जो चीज एक्चुअल में है वो आपकी नहीं होती, वहां पे जो नहीं है उसका आभास होता है, यही आपकी फैलिसीज है। तो अब अनुमान प्रयोग के घटक, यानी अनुमान जो है उसके प्रयोग के घटक, यानी अनुमान प्रयोग क्या है, वाक्यों का एक समूह जो तर्क प्रस्तुत करता है। अनुमान प्रयोग या अनुमान की प्रक्रिया में प्राथमिक चार घटकों का अध्ययन जो है वो हेतुआभास की संरचना को समझने के लिए शुरू में किया जाना चाहिए। यानी हम क्या करते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं, और उस अनुमान की प्राथमिक जो चार घटक है हमारे, उसका किस में करते हैं, हेतुआभास में यूज करते हैं। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना रहती है कि एक्चुअल के अंदर हेतुआभास जो होता है उसके अंदर अनुमान के कितने घटकों का यूज जो है वो आपका लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, चार घटकों का यूज जो है वो लिया जाता है। अब वो चार घटक कौन कौन से अनुमान के, पहला आपका हेतु यानी रीजन, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट यानी जिस वस्तु वह वस्तु जिसका प्रमाण द्वारा अनुमान किया जा सके, तीसरा आपका सब्जेक्ट, और चौथा आपका आता है कवरेज या व्याप्ति। तो अनुमान के प्रयोग के घटक जो है वो आपके हेतुआभास के अंदर चार घटक यूज में लिए जाते हैं। पहला हेतु क्या होता है कि वह प्रमाण जिसके द्वारा हम किसी बात का अनुमान लगाते हैं, यानी कोई ऐसा रीजन जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि ये बात हो सकती है, इसके पीछे ये रीजन होगा, ये बात है जो नहीं हो सकती, इसके पीछे ये रीजन होगा। तो जो रीजन होता है, जो कारण होता है, वो हमारा क्या होता है, हेतु होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है या साध्य क्या होता है, वो वस्तु जिसका प्रमाण द्वारा अनुमान किया जा सके, वो वस्तु जिसका प्रमाण द्वारा अनुमान किया जा सके, मतलब हमें कोई हेतु मिला, रीजन मिला, अब उस रीजन के कारण किसी वस्तु का अनुमान किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है या साध्य कहलाता है। और वो सब्जेक्ट क्या होता है कि वह स्थान जहां से किसी वस्तु का अनुमान लगाया जाता है। हम कहते हैं कि वो वस्तु जो है वो वहां पे होगी, या हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर होगा दिसंबर का, उसका एग्जाम सेंटर जो है, उसका एग्जाम सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। दिल्ली जो हुआ सब्जेक्ट हुआ, यानी वो स्थान जहाँ पे वस्तु का अनुमान लगाया जाता है।
यहाँ पे वस्तु का अनुमान लगाया जाता है। व्याप्ति क्या होता है कि प्रमाण या हेतु और अनुमानित या साध्य वस्तु के बीच का अविचल संबंध, यानी प्रमाण का या हेतु यानी रीजन का और आपका साध्य के बीच का, साध्य मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी रीजन और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में आपका क्या आता है, व्याप्ति आता है। इनके बीच में जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है, व्याप्ति कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक पहाड़ है। पहाड़ पे क्या दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है। अब पहाड़ पे धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहाड़ पे कहीं ना कहीं आग लगी है, या कोई ना कोई ज्वालामुखी के कारण आग लगी है, या किसी और रीजन के कारण आपकी आग लगी है। तो जब आग लगती है तब क्या होता है, धुआं होता है। तो यहाँ पे स्थान क्या है, पहले तो हमें ये देखना है। स्थान जो है वो क्या होता है, साध्य होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। तो पहाड़ क्या है, पहाड़ क्या है, आपका स्थान है, यानी सब्जेक्ट हो गया। पहाड़ जो है वो साधन हो गया, मीन सब्जेक्ट हो गया आपका। आग क्या है, साध्य है। आग क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसका प्रमाण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। यानी धुआं देखा, धुआं हमारा क्या हुआ, हेतु हुआ, रीजन हुआ। इसका आग का, आग लगने का रीजन क्या है, धुआं है, तो रीजन क्या हुआ आपका, धुआं हो गया। रीजन क्या हुआ, धुआं हो गया। अब आग जो है वो कहाँ पे लगी, पहाड़ पे, तो पहाड़ क्या हो गया आपका, साधन हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जिसका प्रमाण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। हम धुएं को देख के क्या कर सकते हैं, हमने सोचा कि आग लगी है, तो यहाँ पे आग जो है वो क्या हो गई, साध्य हो गई। तो जहां धुआं होता है वहां पर आग होती है, ये क्या है, आपकी व्याप्ति है। और जहां पे आग होती है वहां पे क्या होता है, धुआं होता है, ये भी क्या है, आपकी व्याप्ति है। तो जहां पे हेतु, हेतु मीन्स धुआं और आग के बीच में जब आपका संबंध दिखाता है तो वो क्या होता है, व्याप्ति होता है। तो ये चारों जो है वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से जानना है। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी हेतु आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, सब्जेक्ट आपका क्या होता है, कवरेज यानी व्याप्ति जो है वो क्या होती है। आपको इतना ही याद रखना है कि जो चीज, जिसके कारण हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं वो आपका रीजन होगा, और जिस वस्तु का प्रमाण यानी ऑब्जेक्ट, रीजन के कारण हम अनुमान लगाते हैं वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और कोई वस्तु या किसी चीज के बारे में किस स्थान पे अनुमान लगाते हैं, जिस स्थान का नाम जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और प्रमाण और आप रीजन और ऑब्जेक्ट के बीच का एक बहुत आपका एविचल संबंध, यानी कभी भी नहीं टूटने वाला जो संबंध होगा वो क्या होगा, व्यापत्ति। अब आता है कि हेतुआभास जो है वो आपका कब होता है। हेतुआभास हमें कब होता है, हेतुआभास तब होता है जब इसके अंदर पांच लक्षण जो है वो नहीं पाए जाते। यानी पांच लक्षण जो है, किसी चीज के अंदर पांच लक्षण होते हैं, और ये पांच लक्षण का में का जब अभाव पाया जाता है, जब अभाव पाया जाता है तब हमें क्या होता है, हेतुआभास होता है। यानी ये पांचों लक्षण अगर आपका पाए जाते हैं तो फिर हेतुआभास जो है वो नहीं होता। इन पांचों में से कोई ना कोई लक्षण जो है वो नहीं पाया जाता, तब हमें हेतुआभास होता है। यानी पक्षतव, सपक्षतव, विपक्षतव, अवा अवधितव और अस्त प्रतिपक्षतव, ये जो है ये पांच होते हैं। इनको एक एक करके जानते हैं। पक्षतव क्या होता है कि जिस पक्ष में साध्य सिद्ध करना है उसको हेतु का होना, उसमें हेतु का होना। जिस पक्ष में साध्य सिद्ध करना है उसमें हेतु का होना। यानी पर्वत में आग है क्योंकि धुआं है। यहाँ पे पर्वत क्या हुआ, आपका पक्ष हुआ। पर्वत क्या हुआ, पक्ष हुआ। धुआं क्या हुआ, हेतु हुआ। अतः पक्षतव क्या है, आपका सिद्ध है। तो इसमें आपका हेतुआभास नहीं हो सकता। इसमें आपका पक्ष तो मौजूद है, इसलिए इसमें हेतुआभास आपका नहीं हो सकता। यानी पर्वत पक्ष है और धुआं क्या है, हेतु है। तो पर्वत में आग है, इसका मतलब धुआं है। तो जिसमें पक्षतव होता है वहां पे हेतुआभास नहीं होता। दूसरा स्पक्षतव, यानी जहां जहां साध्य है वहां वहां हेतु भी है। जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। जैसे रसोई में भी बात करें या आप होटल की भी बात कर सकते हैं, कहीं भी होगा कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। यानी आग वाले स्थान पे स्पक्ष में धुआं पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपका स्पक्षतव हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो विपक्षतव, कि जहां साध्य नहीं है वहां हेतु भी नहीं है। यानी जहां आग नहीं है, जैसे तालाब में, वहां धुआं भी नहीं है, तो ये विपक्षतव हो गया।
अबाधित तो क्या होता है कि हेतु किसी प्रबल प्रमाण से बाधित न हो। उदाहरणतः धुआं देखकर आग का अनुमान प्रत्यक्ष या शास्त्र से खंडित नहीं होता है। यानी धुआं देख के आग का अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष या शास्त्र से आपका खंडित नहीं होता है। ऐसा जो होता है वो अबाधित तो है होता है। असत प्रतिपक्ष तो क्या होता है कि हेतु के विरुद्ध कोई समान रूप से बलवान प्रति हेतु न हो। यानी धुएं के विरुद्ध ऐसा कोई प्रबल हेतु नहीं है जो कहे कि पर्वत में आग नहीं है। यानी अगर पर्वत के अंदर धुआं है, पर्वत के अंदर धुआं है तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स वहां पे फायर है। तो इसका असत प्रतिपक्ष तो जो है वो नहीं पाया जाता। तो ये पांचों अगर पाए जाते हैं तो वहां पे आपका हेतुआभास नहीं होता। और ये पांचों अगर किसी चीज में नहीं पाए जाते हैं तब फिर क्या होता है, हमें हेतुआभास होता है। अब आता है टाइप ऑफ फैलेसी या हेतुआभास। गौतम जो है, महर्षि गौतम जो है वो हेतुआभास के निम्नलिखित 5 भेद बताते हैं। यानी असिद्धा जिसको साध्य समा कहा जाता है, सविचार, सत्य प्रतिपक्ष, बदिता और विरुद्ध। ये जो है कौन बताता है, आपके गौतम बताते हैं। इनको एक एक करके अपने जानने का प्रयास करते हैं। एक एक करके इनको जानने का जो है अपने प्रयास करते हैं। पहले आप देखिए कि असिद्धा की बात करेंगे। असिद्धा या साध्य सम्य क्या होता है, इसका विवरण और इसका उदाहरण। ये प्रकार है आपके 5। ये क्या है, औपचारिक भ्रम। औपचारिक भ्रम जो है, औपचारिक भ्रम के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरा इनका क्या है, औपचारिक भ्रम। ये आपके 5 है। असिद्ध या साध्य समय, यानी यह प्रमाणित मध्य का भ्रम है जो सिद्ध नहीं हुआ है। यानी ये अप्रमाणित है, प्रमाणित नहीं हुआ है। जैसे आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि यह कमल है, तालाब के कमल की तरह। तो आकाश का कोई कमल है वो क्या कहता है, सुगंधित है। ये कोई आपको एक उदाहरण दिया है, लेकिन क्या आकाश का कोई कमल होता है, नहीं होता है। तो ये क्या है, आपका असिद्ध हुआ। ये जो वाक्य है ये असिद्ध है। और जब इस तरह का होगा तब आपका क्या होगा, हेतुआभास होगा। कौन सा, असिद्ध या साध्य सम। नेक्स्ट अपन बात करें सव्य विचार। ये अनियमित मध्य का भ्रम जो है वो रहता है। यानी ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह सर्व्य है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वो सुनने लायक है। तो ये अनियमित मध्य का भ्रम जो है वो दिखाती है। सत्य प्रतिपक्ष, यानी जहां मध्य पक्ष का खंडन दूसरे मध्य पक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वो सर्व है, और ध्वनि अनित्य है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। पदिता यानी ये गैर अनुमानित विरोधाभासी है। आग ठंडी है क्योंकि ये एक पदार्थ है। विरुद्ध यानी विरोधाभासी मध्य है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। अब इनको एक एक करके अच्छी तरह से और जानने का अपने प्रयास करते हैं। पहला आता है हेतुआभास। ये 5 प्रकार के जो हमारे पास में हेतुआभास है, इनका नाम आपको याद रखना है। असिद्ध, सविचार, विरुद्ध, बाधित, सत्य प्रतीक। अब किस लक्षण का अभाव इनमें पाया जाता है, यानी असिद्ध के अंदर पक्षतव नहीं पाया जाता, सविचार में पक्षतव नहीं पाया जाता, विरुद्ध के अंदर आपका पक्षतव जो है उसका अभाव रहता है, बाधित के अंदर अविध अवधि तत्व जो है उसका अभाव रहता है, सत्य प्रतिपक्ष में असत्य प्रतिपक्ष का अभाव रहता है। तो पहले आइए असिद्ध या साध्य समा हेतुआभास की। ये आपका क्या है, पहला तो अप्रमाणित मध्य का भ्रम है। यानी मध्य जो है, मिडल जो इसमें है, मिडल जो है वो क्या है, आपका प्रमाणित नहीं है, नोट वेरीफाइड है। ये आपको ध्यान में रखना है। असिद्ध या साध्य समा में क्या होता है कि मिडल जो है वो आपका क्या है, नोट वैलिड या नोट वेरीफाइड है। असिद्ध और साध्य सम हेतु जो कि स्वयं साध्य की भांति असिद्ध है, इसको साध्य सम भी कहते हैं। यानी इसका दूसरा नाम क्या है आपका, साध्य सम। क्योंकि जैसे अभी तक साध्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं है, वैसे ही हेतु का अस्तित्व अभी सिद्ध नहीं रहता। असिद्ध हेतुआभास के 3 भेद माने गए हैं। पहले आश्रय सिद्ध या पक्ष सिद्धा, स्वरूप सिद्धा और व्यापक तत्व सिद्धा। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो असिद्ध साध्य समय जो है उसके कितने भाग है, 3 भाग है। कौन सा, आश्रय सिद्धा, पक्ष सिद्धा, स्वरूप और व्याप्त सिद्ध। ये भी, इनको भी जानते हैं। यानी आश्रय सिद्ध या पक्ष सिद्ध क्या होता है, जिसमें पक्ष यानी किसी चीज का समर्थन करना या आश्रय असिद्ध हो
उसे हम क्या कहते हैं, आश्रय सिद्धा या पक्ष सिद्ध। प्रतिज्ञा क्या है कि आकाश का कमल सुगंध वाला है, यानी ये कमल है, ये कहाँ पे है, तालाब के अंदर है। आकाश का कमल सुगंध वाला है, हेतु क्योंकि वो कमल है। उदाहरण के लिए बात करें तो जो कमल होगा वो क्या होगा, सुगंध वाला होगा, जैसे तालाब में उगने वाला कमल। यहाँ आकाश का कमल जो पक्ष और आश्रय, वो क्या है, स्वयं में असिद्ध है। यानी किसी चीज का आप समर्थन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका पक्ष हो गया, और आश्रय, उसको पक्ष कह सकते हैं, उसको आश्रय कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बात तो आपकी वेरीफाइड है कि आपका कमल जो है वो सुगंध वाला है, लेकिन इसके अंदर क्या बताया है कि ये कह रहे हैं आकाश का कमल। तो आकाश का कमल जो है वो आपका पक्ष जो है वो वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सिद्ध नहीं कर सकते आप कि आकाश का कोई कमल होता है, आकाश का कोई कमल होता है, ऐसा आप सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए इसमें क्या है, आपके आश्रय सिद्धि या पक्ष सिद्धि जो है, हेतुआभास पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, और यही जो है एग्जाम्पल हर बार क्वेश्चन, हर बार जो है फिक्स एग्जाम्पल है ये आपका कि आकाश का कमल, इसमें से कौन सा हेतुआभास है, तो आपको ध्यान में रखना है आश्रय सिद्धि या पक्षा सिद्धि। ये सेम एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। दूसरा आता है स्वरूप सिद्धि, यानी जब हेतु अपने स्वरूप में सिद्ध नहीं हो, अर्थात जिस पक्ष में हेतु बताया गया है वह वास्तव में उपस्थित ही न हो, तो इसे स्वरूप सिद्ध हेतुआभास कहते हैं। यानी इसमें पक्षता जो है उसका अभाव पाया जाता है, इसमें स्वरूप का अभाव पाया जाता है, यानी हेतु पक्ष में पाया ही नहीं जाता, और इसका अनुमान प्रारंभ से ही क्या होता है, असिद्ध होता है। यानी आकाश घट के समान रूपवान, क्योंकि उसमें सप्रस है, यहाँ सप्रस को हेतु बताया गया है, लेकिन आकाश में सप्रश का गुण जो है वो क्या होता है, आकाश घट के समान रूपवान। कहा गया है कि आकाश घट के समान जो है रूपवान है, क्योंकि उसमें सप्रश है। लेकिन आप देखिए कि आकाश के अंदर, आकाश को हम छू नहीं सकते, आकाश में सप्रश का गुण नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपने स्वरूप में ही क्या है, असिद्ध है। इसलिए इसमें क्या होगा, स्वरूप असिद्ध हो हेतुआभास जो है वो आपका पाया जाए। व्यापक तत्व सिद्ध, यानी हेतु और साध्य के बीच में व्याप्ति ही सिद्ध न हो तो हेतुआभास होता है, यानी उसे व्यापक सिद्ध कहते हैं। अर्थात निश्चित नहीं होती कि जहां जहां हेतु होगा वहां वहां साध्य होगा या नहीं होगा। हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति का अभाव पाया जाता है। पक्ष और विपक्ष का ठीक यहाँ पे निर्धारण नहीं होता है। अनुमान जो है वो अविश्वसनीय होता है, यानी पर्वत में आग है क्योंकि वो धुएं के समान है, यहाँ धूमवत को हेतु बताया गया है, लेकिन ये सिद्ध नहीं है कि जो जो धूम के समान होगा वो आग ही होगा। ये कह रहा है कि पर्वत में, आपका ये पर्वत है, इसमें आग है क्योंकि ये धुएं के समान है, यानी यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि वहां पे धुआं है, ये क्या कह रहा है, धुएं के समान है। तो आप देखिए कि धुएं के समान जो है, ये जरूरी नहीं कि हर चीज धुएं के समान होगी तब वहां पे क्या होगा, आग होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल धुआं होगा तभी आग होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे धुंध है, या जिसको कोहरा हम कहते हैं, वो भी क्या है कि धुएं के समान होता है, लेकिन क्या कोहरा जब आता है तो क्या आग लगती है, आग नहीं लगती। तो यहाँ पे क्या है कि व्यापक तत्व सिद्ध है, यानी हेतु और साध्य, हेतु और साध्य जैसा है, उसके बीच में व्याप्ति जो है वो अविचल नहीं है, वो क्या है, उसका विचल है, यानी वो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वो आपका एक तरह से कह सकते हैं स्टेटिक नहीं है, डायनामिक है। तो जब हेतु और साध्य के बीच में आपका व्याप्ति जो है वो नहीं है, तब आप क्या कह सकते हैं, व्यापक सिद्ध आपका हेतुआभास जो है वो पाया जाता है। यानी जहां जहां हेतु और साध्य की व्याप्ति ही ऐसी दो, वहां पे व्यापक सिद्ध हेतुआभास जो है वो पाया जाता है। ये तीन टाइप्स इसके थे। सेकंड अपने बात कर रहे थे कि सह विचार हेतुआभास की। सह विचार हेतुआभास क्या है, यानी ये तर्क दोष है, इसमें हेतु अपने साध्य के साथ साथ अन्य जगहों पे भी पाया जाता है, इसे अनेकांतिक हेतु भी कहा जाता है। यानी सव्यचार जो है, सब सव्य विचार जो है, इसका सेकंड नाम क्या है, अनेकातिक हेतु। इसका सेकंड नाम जो है अनेकातिक हेतु भी कहा जाता है। इसके भी तीन भाग है, साधारण, असाधारण, अंशहारी जो है वो सविचार।
यानी सभी विचार जो है, इसमें अगर उदाहरण के रूप में देखें अपन, तो सभी बिल्लियां क्या है, जानवर है। सभी बिल्ली जो है वो क्या है, आपकी जानवर है। सभी कुत्ते जानवर हैं, यानी सभी कुत्ते भी क्या है, आपके जानवर हैं। इसलिए सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, इसलिए सभी बिल्लियां जो है वो आपकी कुत्ते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं। सभी विचार हेतुआभास में मध्य पद समान रूप से नहीं बल्कि अनियमित रूप से प्रधान से संबंधित होता है। इसका मतलब मध्य पद निष्कर्ष के विषय और विधेय पर लागू नहीं होता। यानी मध्य पद क्या है, बिल्ली, और कुत्ते के मध्य पद क्या है, जानवर है। तो मध्य पद जो है वो सभी पे लागू नहीं होता। इसमें क्या कह रहा है कि सभी बिल्लियां जानवर, सभी बिल्ली जो जानवर है, ये बात सही है। लेकिन सभी कुत्ते जो है वो जानवर है, ये भी बात सही है। इसलिए सभी बिल्लियां कुत्ते होंगी, ये बात आपकी गलत है। इसलिए इसमें सभी चार जो हेतुआभास है वो आपका पाया जाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि हेतु जो है रीजन जो है वो अपने साध्य के साथ साथ अन्य जगह पे भी पाया जाता है। इसलिए इसको सविचार हेतुआभास अपने कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास। यानी सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास जो है वो एक ऐसा तर्क दोष है जहां पे एक ही साध्य यानी ऑब्जेक्ट जो है को सिद्ध करने के लिए दो विपरीत विपरीत हेतु मौजूद होते हैं, जिसमें तर्क की वैधता हो जाती है। यानी ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वो सर्व है, ध्वनि अनित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होती है। तो इसमें जो है सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास जो है वो पाया जाता है। यानी यहाँ पे साध्य को सिद्ध करने के लिए दो विपरीत हेतु जो है वो मौजूद है। यानी ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि ध्वनि जो है वो शाश्वत है क्योंकि वो सुनाई देती है, और ध्वनि जो है अनित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होती है। तो ये दोनों पक्ष जो है, दोनों जो आपके रीजन जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। और इस प्रकार की जब बात आती है तब आपका आता है सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास। सत्य प्रतिपक्ष हेतुआभास जो है यहाँ पे मौजूद है। अपन नेक्स्ट की बात करें तो बंदिता हेतुआभास। यानी बांधित या बंधित हेतुआभास का अर्थ होता है कि ऐसा तर्क, ऐसा लॉजिक जो अनुमान के लिए गलत या अशुद्ध कारण प्रस्तुत करता हो। यानी आपने कोई अनुमान लगाया, उसका अशुद्ध कारण या गलत जो है कारण प्रस्तुत करता है, अन्य प्रमाणों यानी प्रत्यक्ष द्वारा खंडित या सिद्ध कर दिया जाता है। जैसे अपने आग को देखते हैं और अपने कहें कि आग जो है वो ठंडी है क्योंकि वो एक पदार्थ है, लेकिन ये क्या है, आपका गलत है। जो अनुमान लगाया है वो गलत या अशुद्ध है, और जो रीजन दिया है वो क्या है, गलत या अशुद्ध उसको प्रस्तुत करता है। तब वहां पे क्या होता है, बंदित्व हेतुआभास होता है। जबकि आग जो है हमेशा क्या होती है, गर्म ही होती है, ठंडी नहीं होती है। तो इस प्रकार का जो होता है वहां पे आपका बंदित्व हेतुआभास जो है वो आपका पाया जाता है। 5 नंबर की बात करें अपने तो विरुद्ध हेतुआभास। यानी विरुद्ध हेतुआभास का मतलब होता है कि ऐसा तर्क, ऐसा लॉजिक जिसमें हेतु यानी कारण, साध्य यानी निष्कर्ष ये विपरीत होता है, अर्थात जो साध्य को सिद्ध करने के बजाय उसके भाव को सिद्ध करता है। यानी अपने क्या होता है कि हेतु जो है वो कोई निष्कर्ष निकलता है उसके विपरीत पाया जाता है। जब निष्कर्ष निकालते हैं तो उसके विपरीत पाया जाता है। तो ऐसा जो होता है वहां पे विरुद्ध हेतुआभास आपका पाया जाता है। मान लीजिए कि अपने कहते हैं कि आग ठंडी होती है, लेकिन ये तर्क दें कि आग ठंडी होती है क्योंकि वो जलती है, तो ये विरुद्ध हेतुआभास होगा। अपने एक तरफ तो कह रहे हैं कि आग ठंडी होती है, दूसरी तरफ कहें जलती है। जलती हुई चीज हमेशा क्या होती है, आपकी गर्म होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि आग ठंडी है क्योंकि वो जलती है, ये आपका क्या हुआ, विरुद्ध हेतुआभास हुआ। यानी आग की जो प्रकृति है वो गर्म है, लेकिन अपने क्या कह रहे हैं, ठंडी है। और जलने का भी अपने एग्जाम्पल जो है वो दे रहे हैं। तो ये आपका विरुद्ध हेतुआभास जो है वो हुई। तो इस प्रकार का जो होगा उसमें विरुद्ध हेतुआभास होगा। यानी हेतु यानी कारण और निष्कर्ष जो है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, वहां पे विरुद्ध हेतुआभास जो है वो आपका पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो कुछ अदर टाइप की फैलेसी जो है वो भी आती है। पहले रेड हेरिंग फैलेसी जो है, ये रेड हेरिंग फैलेसी जो है ये क्या है, एक तार्किक फैलेसी है, लॉजिकल फैलेसी है, जिसमें कोई व्यक्ति मूल मुद्दे या तर्क से ध्यान भटकाने के लिए कोई अप्रासंगिक विषय प्रस्तुत करता है। यानी रेड हेरिंग फैलेसी जो है दोस्तों, वो आपके क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका मूल ऑब्जेक्टिव जो होता है, मूल जो मुद्दा होता है, मूल जो आपका
रीजन होता है, उस रीजन से वो क्या कर देता है, भटका देता है। जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा, टीवी में आपने डिबेट देखी होगी, तो मूल मुद्दा क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन अब वहां पे कई सारे व्यक्ति जो है डिबेट कर रहे हैं, जैसे दो व्यक्ति, तो दोनों जो है कोई हिंदू की तरफ ले जाएगा, कोई मुस्लिम की तरफ ले जाएगा। तो वो क्या करते हैं, मूल जो मुद्दा है उससे आपका क्या कर देते हैं, ध्यान भटका देते हैं, और अप्रासंगिक, जिसका कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, उस विषय को वो प्रस्तुत करने लगते हैं। ऐसा जब होता है तब हम क्या करते हैं, रेड हेरिंग फैलेसीज कहते हैं। यानी हमें क्या हो, भ्रमित किया जा रहा है, हमें क्या किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बहस होती है तो उसमें कोई मुद्दे की बात होती है, उस मुद्दे की बात की अलावा अगर कोई बात करता है तो वो वहां पर रेड हेरिंग फैलेसी होगी। कोई व्यक्ति वर्तमान समस्या से ध्यान हटाने के लिए किसी पुरानी घटना का जिक्र करता है, तब आपका क्या है, रेड हेरिंग फैलेसी है। अगर उपन्यास में एक भ्रामक सुराग या चरित्र हो सकता है जो पाठक को गलत रास्ते में ले जाने के लिए आपका तैयार किया गया हो, तो वहां पे भी रेड हेरिंग फैलेसी होती है। और मुख्यतः जब इस तरह की फैलेसी जो होती है, वो आप देखते हैं कि इलेक्शन जो होते हैं उनमें होती है। वहां पे नेताओं द्वारा तरह तरह के भाषण दिए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, रेड हेरिंग फैलेसी वो पाई जाती है। सेकंड अपन बात करें फेलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी, यानी अस्पष्टता का भ्रम तब होता है जब कोई तर्क अस्पष्ट या संदिग्ध भाषा पर निर्भर हो। यानी जिससे तर्क के भीतर किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ बदलकर गलत या भ्रामक व्याख्या की जाती है। यानी अस्पष्टता यानी फेलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी जो है वो कब होती है, कि कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ वास्तव में तो कुछ होता है, वास्तव में तो उसका अर्थ जो है वो आपका कुछ होता है, लेकिन उसका अर्थ बदल दिया जाता है, उसकी व्याख्या जो है वो क्या की जाती है, आपकी रोंग की जाती है। ऐसी जो फैलेसी जो होती है उसे फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी कहा जाता है। यानी शोर मचाने वाले बच्चे, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, शोर मचाने वाले बच्चे जो है वास्तव में सिर दर्द का कारण बनते हैं। यानी एक बच्चा है वो क्या करता है, बहुत आवाज करता है, तो ये इसके विषय में कहा गया है कि ये सिर दर्द का कारण बनता है। 2 एस्पिरिन से सिर दर्द दूर हो जाता है, इसलिए 2 एस्पिरिन से शोर मचाने वाले बच्चे भी दूर हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? आपने शोर मचाने वाले बच्चे से आपका सर दर्द हो रहा है, आपने एस्पिरिन की गोली ली 2, लेकिन क्या एस्पिरिन की गोली से सर दर्द दूर हुआ? तो वही गोली अगर उन बच्चों को दी जाए तो क्या वो शोर मचाना बंद कर देगा? नहीं। इस प्रकार की जो फैलेसी होती है, यानी अस्पष्टता की बात जहाँ पे की जाती है, जहाँ पे तर्क अस्पष्ट या संदिग्ध होता है, अर्थ जो है वो आपका कुछ और निकलता है, बताया कुछ और जाता है, तो वहां पे फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी जो है वो होती है। यानी मकान मालिक ने किराएदार को अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये है कि मकान मालिक ने किराएदार को सचमुच लात मारी है या किराएदार को बेदखल किया है। बाहर निकाल दिया ये बात सही है, लेकिन लात मारने वाली और बेदखल करने वाली जो बात है ये आपकी गलत है, क्योंकि हो सकता है उसके साथ में अच्छी तरीके से पेश आके उनको बाहर निकाला हो। तो ये जो इस प्रकार की जो होती है वो आपकी फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी जो है वो कहलाती है। थर्ड जो आती है वो आती है फैलेसी ऑफ स्ट्रामैन, और इसके बारे में कई बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है स्ट्रामैन फैलेसी के बारे में। यानी ये भी क्या है, आपकी लॉजिकल भ्रांति है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा की जा रही वास्तविक तर्क पर ध्यान देने के बजाय आप उसका कमजोर अक्सर संस्करण बनाते हैं, इससे कमजोर संस्करण पर हमला करते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, उसकी आप कोई तर्क दे रहा है, वो कोई तर्क दे रहा है, उसका आप क्या करते हो, उस तर्क से ध्यान हटा के और उसकी जो कमजोरी है उस पे आप क्या करते हो, लोगों का ध्यान देते हो। ये जो होती है ये फ्लैसी ऑफ स्ट्रामैन जो है वो होती है। यानी आप वास्तव में वास्तविक तर्क को संबोधित नहीं कर रहे, आप तर्क जीतने के लिए बेईमान रणनीति जो है वो आप लगाते हो। यानी उदाहरण के लिए व्यक्ति ये कहता है कि मुझे लगता है कि हमें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। बी क्या कहता है, तो आप जीवाश्म ईंधनों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं और हम सभी को बेरोजगार करना चाहते हैं। ये एक ढोंगी तर्क है, क्योंकि व्यक्ति ए ने केवल नवीनीकरण ऊर्जा पर विचार करने का सुझाव दिया, सभी जीवाश्म ईंधनों पर प्रतिबंध लगाने का नहीं। यानी यहाँ पे देखिए कि ए जो है वो कह रहा है कि जीवाश्म जो आपका नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी तरफ अपने को बढ़ना चाहिए, लेकिन व्यक्ति बी क्या कर रहा है कि उसकी कमजोरी को पकड़ रहा है, ना कि उसके उसके जो मजबूत पक्ष है। यानी उसकी उसकी कहने का मतलब जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा है, उस पे ध्यान नहीं देके, और उसने उल्टा उसको क्या किया
कि वो कह रहा है कि आप जीवाश्म ईंधनों को बंद करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, पेट्रोल, डीजल और इस तरह के जो जीवाश्म ईंधन हैं वो आपके उनको बंद करोगे तो जो व्यक्ति रोजगार लगे हुए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरह से दूसरे लोगों को नेगेटिव पॉइंट जो है उस व्यक्ति का बताता है। ये इस प्रकार की जो भ्रम फैलाया जाता है वो आपका फैलेसी ऑफ स्ट्रामैन जो है वो कहलाता है। फैलेसी ऑफ स्ट्रामैन जो है वो कहलाता है। तो आई थिंक आज वाले लेक्चर में हेतुआभास और कुछ दो तीन फैलेसीज के बारे में अपने जाना, तो कुछ चीज़ें जो है आपके बिल्कुल समझ में आई होगी। हो सकता है कोई कई जो है हेतुआभास में कुछ टाइप्स की अपने बात की थी, उस टाइप में आपके कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि ये हेतुआभास वाला है। ये इंडियन लॉजिकल सिस्टम में सबसे हार्ड पार्ट जो है ये हेतुआभास वाला ही है आपका। तो एक बार या दो बार आप लेक्चर को देखेंगे और आपको जो पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे उसको रीड करेंगे, तो जब फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखने का प्रयास करेंगे तब सारी चीज़ें जो है आपके क्लियर होगी। तो आई होप कि आज वाले लेक्चर जो है उसके माध्यम से आपने हेतुआभास जो है उसको जानने का प्रयास किया और लेक्चर जो है वो आपको पसंद आएगा। अभी जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें अपने जो जानेंगे वो वेस्टर्न लॉजिकल सिस्टम जो है उसकी पहली क्लास अभी अपने 5-10 मिनट बाद में ही उसको स्टार्ट करेंगे और वेस्टर्न जो लॉजिकल सिस्टम है उसको जानने का प्रयास करेंगे। इंडियन लॉजिकल सिस्टम जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है उसको जानने का प्रयास किया सबसे पहला। देन हमने जो है हेतुआभास को जाना। देन हमने जो है कई सारी और जो चीज़ें थी हमारी प्रमाणा जो है उसको जाना। तो इसके माध्यम से 3-4 लेक्चरों में ये जो आपका इंडियन लॉजिकल सिस्टम जो है या इंडियन लॉजिक सिस्टम जो है उसको कंप्लीट किया है हमने। अब हम चलते हैं वापस वेस्टर्न लॉजिकल सिस्टम की तरफ और नेक्स्ट क्लास में अपने उसी पर डिस्कशन करेंगे। आप जो है जुड़े रहिए ताकि अपने उस वेस्टर्न लॉजिकल सिस्टम वाली भी क्लास को स्टार्ट कर सकें और उसके माध्यम से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न लॉजिकल सिस्टम की बताने का प्रयास जो है वो हम हमारी तरफ से करेंगे। आज के इस इंडियन लॉजिकल सिस्टम के अंदर इतना ही। और आप सभी हमारे साथ में क्लास को ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत थैंक यू।